ख़वातीन हज़रात, आप सबको खुश आमदीद। कैथलिक टीवी में आज हमने एक बहुत ख़ास मौजू पे बात करनी है और ये मज़मून और ये मौजू है पाकिस्तान में दरियाफ़्त होने वाली एक सलीब। अखबारात में, सोशल मीडिया में हर तरफ ये बात हो रही है, तज़किरा हो रहा है, ज़िक्र हो रहा है कि ये गिलगित बल्तिस्तान में जो सलीब दरियाफ्त हुई है, क्या ये वाकई मसीहों की सलीब है या कुछ और है। एक बड़ा इंटरेस्ट, एक गहरी दिलचस्पी न सिर्फ मसीहों में बल्कि गैर मसीहों में भी पैदा हुई है और तालीमी हलकों से यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स और मीडिया में एक डिस्कशन शुरू हो गई है। आज कैथलिक टीवी ने भी ख़ास एहतमाम किया है कि इस सलीब के बारे में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल की जाएं ताकि जो लोग बातचीत कर रहे हैं उनके पास सही और दुरुस्त मालूमात हों। आज के इस मज़मून पर बात करने के लिए हमने दावत दी है रेवरेंड फादर गुलशन बरकत को। रेवरेंड फादर गुलशन बरकत का तल्लक है OMI जमात से। उनको आमतौर पे ओबलेट्स फादर भी कहते हैं, फ़िदाइन मरियम भी कहते हैं। ये जमात पाकिस्तान में एक अरसा से खिदमत कर रही है। पहले मिशनरियों से शुरू हुए और आजकल खुदा का शुक्र है कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी और मकामी काहिन जो हैं इस जमात में शामिल होकर खिदमत कर रहे हैं। रेवरेंड फादर गुलशन बरकत जैसे ही उन्होंने कराची सेमिनरी में अपनी कहानत की स्टडीज़ मुकम्मल की तो उनकी जमात ने उनका इंटरेस्ट देखते हुए कि वो कलीसिया की तारीख़ में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, उनको इटली में, रोम में ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी, जो रोम में बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कलीसिया की तारीख़, चर्च हिस्ट्री की स्टडीज़ के लिए भेजा गया। 2008 से 2011 तक उन्होंने रोम में लाइसेंशिएट मुकम्मल की और फिर वापस पाकिस्तान लौटे। जब वो पाकिस्तान आए तो 21 अप्रैल 2012 को उन्हें काहिन मखसूस किया गया। काहिन मखसूस होने के बाद उनको ओबलेट्स जमात ने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो काहिन बन रहे हैं, इब्तदाई तालीम के लिए, तरबियत के लिए उन्हें मुकर्रर किया। उसके बाद वो सांगलाइल पैरिश में पैरिश का काम भी करते रहे, उन्हें पास्टरल एक्सपीरियंस भी है और 2019 में उनकी जमात ने उनको नेशनल कैथलिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी कराची भेजा। वहाँ पर वो चर्च हिस्ट्री यानी कलीसिया की तारीख़ पढ़ा रहे हैं। खुदा ने उन्हें बहुत बरकत दी हैं, बहुत सारे फ़ज़ाइल दिए हैं। ही इज़ एन इंटेलिजेंट मैन और उनकी ज़हानत उनकी स्टडीज़ से, उनकी गुफ्तगू से और उनकी रिसर्च से वाज़े होती है। ख़वातीन व हज़रात, मैं वेलकम कहता हूँ रेवरेंड फादर गुलशन बरकत को। फादर, वेरी वेलकम। थैंक यू। फादर जी, सोशल मीडिया में आजकल एक सलीब का तज़किरा बहुत हो रहा है। ये सलीब बल्तिस्तान गिलगित में दरियाफ्त हुई है। आप ख़ुद भी वहाँ पर गए हैं, मैंने सोशल मीडिया में आपकी तस्वीरें देखी हैं। आप इसके बारे में कुछ बताएंगे, ख़ासकर ये एरिया क्या है जहाँ पर ये सलीब पाई गई है? क्या ये वाकई मसीही सलीब है? बाप और बेटे और कुदस के नाम में आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ादर जी और कैथलिक टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे दावत दी ताकि इस अहम मौजू पर बात की जा सके। सवाल यही है कि क्या वहाँ पर पाई जाने वाली जिसको हम सलीब कहते हैं, क्या वो वाकई कदीम मसीही सलीब है या वो कुछ और है? सबसे पहले मैं ये बताऊं कि इस सलीब की दरियाफ्त हुई कहाँ पर है। इस सलीब की दरियाफ्त
स्कर्दू से आगे तकरीबन कोई 30-35 किलोमीटर दूर इलाका है जिसका नाम क्वार्दो है। क्वार्दो जी। क्वार्दो के मुकाम पर इस सलीब को दरियाफ्त किया गया है और क्वार्दो एक गांव है। क्वार्दो से ऊपर एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर इस सलीब को दरियाफ्त किया गया है। ठीक है। और अगर हम उस सलीब का जोग्राफिया देखें, हदूद अरबा देखें, तो उस पहाड़ पर सलीब है। सलीब के पीछे कराकरम के बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिला है और उसके आगे दरिया सिंध बहता है और दरिया सिंध के साथ उसका मावन दरिया शिगर, वो दरिया सिंध के साथ मिलता है। दरिया सिंध को आगे क्रॉस करें तो हमें कोह मालिया का पहाड़ी सिलसिला नज़र आता है। सही। तो ये सलीब जिस मुकाम पर दरियाफ्त हुई है, ये ऐसे लग रहा है जैसे ये सलीब वादी स्कर्दू को, दरिया सिंध को और फिर आगे कोह मालिया को, उस पर ऐसे नज़रें गाड़े हुए है, ऐसे जैसे कि उसकी जैसे केयर कर रही है, देख रही है उसको। तो ये मुकाम जो है ये बड़ा अहम मुकाम है, स्ट्रेटजिकली बहुत अहम है ये इलाका और इस जगह पर, ये जगह जहाँ पर ये सलीब दरियाफ्त हुई है। ये क्वार्दो वादी का नाम है, क्या मतलब है? कोई ख़ास मानी है इसके? ये मुश्किल सा एक लफ्ज़ है। जी क्वार्दो, इसका मतलब मुझे भी इल्म नहीं था और फिर मैंने डिक्शनरी से भी ढूंढा, लेकिन क्वार्दो लफ्ज़ का मतलब मुझे कहीं पर नहीं मिला। लेकिन वहाँ के मुकामी प्रोफेसर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जाकिर, जो यूनिवर्सिटी में, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा रहे हैं। फिर उन्हें मैंने फ़ोन किया और उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि क्वार्दो का नाम कारोदोवा से निकला है। कारोदोवा और बल्ती ज़बान में का मतलब सतून और रोदवा का मतलब पत्थर या चट्टान है। ठीक है। तो क्वार्दो का मतलब सतूनी पत्थर या पथरीला सतून है। इसकी दूसरी वजाहत भी यूँ हो सकती है डॉक्टर जाकिर हुसैन जाकिर के मुताबिक, कार का मतलब सफ़ेद और रोदवा का मतलब पथरीला, सफ़ेद पत्थर या सफ़ेद चट्टान के हैं। और ये बहुत मुमकिन है क्योंकि जब हम उस सलीब को देखें हैं तो ये बिल्कुल सफ़ेद सा पत्थर है ना जी। एग्जैक्टली यही है, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा फादर जी ये इसका लफ्ज़ी मानी बताया है, क्योंकि ये सफ़ेद रंग की सलीब है। अब क्या ऐसी सलीबें, जिस शक्ल की वो सलीब है, क्या इस किस्म की सलीबें मसीही रवायात में पाई जाती हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि सलीबें जो 4 किस्म की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं उनको मसीहत में इस्तेमाल किया जाता है। गो कि हम जानते हैं कि मसीहत में सबसे ज़्यादा जाने वाली अलामत, निशान, वो सलीब है, पहचान है जी मसीहत, वो पहचान है मसीहत की। तो जब हम सलीबों की मुख्तलिफ़ अक़साम को देखते हैं तो हमें 4 मेजर अक़साम इसकी मिलती हैं। ठीक है। ये है पहली जो किस्म है उसे हम कहते हैं क्रुक्स क्वादराता। ये इसे यूनानी सलीब के नाम से भी जाना जाता है, जिसके चारों बाजू बराबर होते हैं। ठीक है। दूसरी किस्म की सलीब उसे क्रुक्स इमिसा कहते हैं या लातीनी सलीब, जिसका निचला हिस्सा दीगर 3 बाजुओं से ज़्यादा लंबा होता है। और रवायत के मुताबिक हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उसी सलीब पर आमतौर पे जो सलीब इस्तेमाल हम करते हैं या इमेजेस देखते हैं उसमें यही सलीब होती है। एग्जैक्टली। और तीसरी जो किस्म है वो उसे हम कहते हैं क्रुक्स कोमिसा। ये यूनानी हरूफ तहजी के हरफ ताओ से लिया गया है और इसे ताओ सलीब भी कहा जाता है। ठीक है। इसकी शक्ल टी जैसी होती है। एग्जैक्टली। और जो चौथी किस्म है उसे हम कहते हैं क्रुक्स दिकोसाता। ये एक दूसरे को कता करते हुए एक्स की शक्ल बनाते हुए 2 शतीरों पर मुश्तमिल होती है। इसे मुक़द्दस इंद्रियास की सलीब भी कहा जाता है। लेकिन जब हम सलीब के बारे में देखते हैं कि सलीब का इस्तेमाल मसीहत से पहले भी होता था। ठीक है। हम देखते हैं कि कदीम मिस्री अलामत भी सलीब की तरह थी और इसका इस्तेमाल ज़िंदगी को ज़ाहिर करने के लिए होता था। और इसका जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है अंक सलीब,
ये स्लीब की तरह ही होती है, लेकिन ऊपरी डंडी की जगह बैजवी सुराख सा होता है। ठीक है। और इस स्लीब को क्रुक्स इंजाता के नाम से भी जाना जाता है। जब मिस्र के लोगों ने मसीहत को कबूल किया तो उनको हम कब्ती मसीही कहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने इस अलामत को अपनाया और मसीही मकबरों पर इसका कसरत से उन्होंने इस्तेमाल किया है। फिर एक और किस्म है जिसको हम स्वास्तिका कहते हैं। ठीक है। स्वास्तिका, जिसे क्रुक्स गमाता भी कहा जाता है, ये यूनानी हरूफ तहज्जी के 4 बार लिखे गए बड़े हर्फ गामा पर मुश्तमिल है। बाज़ औक़ात इसे इब्तदाई मसीही मकबरों पर भी इस्तेमाल किया करते थे और हिंदुस्तान के मज़ाहब में स्वास्तिका इलाही ज़ात और रूहानियत की अलामत समझा जाता है। सही। ये जो स्लीब बल्तिस्तान में दरियाफ्त हुई है, क्या ये वाकई मसीही स्लीब है या कुछ और है? हमें इसके बारे में अभी तक कोई इल्म नहीं है। ठीक है। जब तक इसकी रेडियो कार्बन डेटिंग नहीं हो जाती, जब तक हमें इर्द गिर्द जब उस इलाके की खुदाई होती है, हमें कोई दीगर मसीही चीज़ें नहीं मिलती, सपोर्टिंग एविडेंस नहीं मिलते, उस वक्त तक मैं बतौर हिस्टोरियन मैं कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट देने के पोजीशन में अभी मैं नहीं। किस तरह किसी चीज़ को वो कहते हैं हाँ जी इसकी तारीख जो है ना अब एस्टैब्लिश हो गई है? सबसे पहले मैं ये कहूँ कि इसकी उम्र का अंदाज़ा हमें अभी तक नहीं पता कि ये कितनी पुरानी है। जो गैस दिया गया है वो एक अमरानी गैस है, सोशियोलॉजिकल गैस है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान ने ये कहा है कि ये तकरीबन 1000 से 1200 साल पुरानी है। 1000 से 1200 साल पुरानी है। और इसकी वजह है, और बड़ी वैलिड वजह मुझे उनकी नज़र आती है, और वजह ये है कि उस वक्त तक इस्लाम उस इलाके में नहीं आया था, क्योंकि इस्लाम 14वीं सदी में बल्तिस्तान में आया है। ठीक है। और उस वक्त तक वहाँ पर जो बसने वाले थे वो ज़्यादा बुद्ध मत के मानने वाले थे, क्योंकि तिब्बत का सारा इलाका, ये सारा तिब्बत का एरिया था। ठीक है। ये चाइना जो भी मौजूदा है ये सारा बुद्ध मत का इलाका था। तो इस्लाम अभी तक आया नहीं, बुद्धिज़्म जो था वो ज़वाल पजीर था। तो उस दौरान एक अरसा आता है कि यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान के मुताबिक ये वो अरसा है जब मसीहत इस इलाके में दाखिल हुई हो। तो हो सकता है ये स्लीब 1000 साल या 1200 साल पुराना। वैसे बतौर हिस्टोरियन आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो पीरियड है इसमें वाकई कोई मिशनरी टाइप काफ़िले इस तरफ से गुजरे होंगे, आप सोचते हैं ऐसा? अगर हम इसका जगराफिया देखें तो इसके जगराफिया इसकी जगह जो है ये बड़ी स्ट्रेटिजिक है। इसके इर्द गिर्द जो है ये हमें सिल्क रोड नज़र आता है, ये शहरा रेशम और ये सड़कों का एक नेटवर्क था जो ना सिर्फ सल्तनत फ़ारस जो कि उसके मगरब में है, बल्तिस्तान के मगरब में है, उसको इसके साथ मिलाता है, बल्कि ये शहरा रेशम चीन तक जाता है। ठीक है। और फिर चीन से बल्तिस्तान, बल्तिस्तान से सल्तनत फ़ारस, और फिर ये कस्तंतीनिया तक ये पहुंचता है। कस्तंतीनिया जो कि मगरबी एशिया का इलाका था जहां पर रोमी सल्तनत हुकूमत कर रही थी। हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो शुमाली हिंदुस्तान है, अफ़गानिस्तान, मौजूदा शुमाली पाकिस्तान, ये एक वक्त में बुद्धिज़्म के गढ़ थे। बिल्कुल। और ये इलाका जो जगराफियाई तौर पर शहरा रेशम से ज़्यादा दूर नहीं है। शहरा रेशम क्या है? शहरा रेशम सड़कों का एक जाल है जो चीन, वस्ती एशिया और बर्रे सगीर को मशरक़ में सल्तनत फ़ारस जबकि मगरबी एशिया में बाज़ंतीनी सल्तनत से मिलाता है। और ये तजारती रास्ता मर्व से मुड़कर अफ़गानिस्तान के शहरों बल्ख और काबल से होकर पहली सदी के मशहूर मसीही मरकज़ टेक्सला से होता हुआ मेन लाइन इंडिया में दाखिल होता था। सही। तो 600 बाद मसीह तक बुद्ध मत के मिशनरियों ने इस शहरा रेशम को कसरत से इस्तेमाल किया, और वजह क्या थी कि वो अपने बुद्ध मत मज़हब को वहाँ पर फैलाएं। और उस दौर में सल्तनत फ़ारस में अफ़गानिस्तान और मौजूदा बल्तिस्तान का जो मगरबी हिस्सा है वो भी थोड़ा सा टुकड़ा उसका हिस्सा था सल्तनत फ़ारस का। सो अगरचे दरियाफ्त का जो मुकाम है
वो सल्तनत फ़ारस का हिस्सा नहीं था, ताहम शाहरा रेशम ने बल्तिस्तान और सल्तनत फ़ारस के दरमियान राब्ते को मुमकिन बना दिया था। तो हो सकता है कि इनका कोई ताल्लुक़ हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या सल्तनत फ़ारस के मसीहों का कवारदो और कराकरम की वादियों से कोई ताल्लुक़ हो सकता है? तो इसके लिए मैं ये अमकान पेश करता हूँ कि अगर हम कराकरम के पहाड़ी सिलसिले को देखें तो ये 300 मील तक फैला हुआ है, और जो अफ़गानिस्तान के इंतहाई मशरक़ी हिस्से से इसका आगाज़ होता है, ताजिकिस्तान के जनूबी सिरे को छूते हुए शुमाली पाकिस्तान के बल्तिस्तान से होता हुआ ये चीन को अपने साथ मिलाता है और फिर हिंदुस्तान में दाखिल होता है। ठीक है। तो इस तरह से जगराफियाई तौर पर कराकरम का पहाड़ी सिलसिला वस्ती एशिया को जनूबी एशिया से मिलाता है, जबकि तजारत वस्ती एशिया को सल्तनत रोमा से जोड़ती है। इस सबब से ये अमकान है कि सल्तनत फ़ारस से मसीही वादी क्वारदो में आए हों, चूँकि वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान तजारत की राहें उस वक्त तक खुल चुकी थीं। और हमें यह भी याद रखना ज़रूरी है कि सल्तनत फ़ारस में पहली सदी में मसीहत दाखिल हो चुकी थी। सही। और 300 साल तक सल्तनत फ़ारस के अज़ली दुश्मन सल्तनत रोमा में मसीहों को इज़ा दी जाती रही, और वो भागकर सल्तनत फ़ारस में आते रहे। फिर चौथी सदी में हालात तब्दील हो गए, तो अब वहाँ पर सल्तनत रोमा में मसीहों को मजहबी आज़ादी दे दी गई, लेकिन सल्तनत फ़ारस में इनके ख़िलाफ़ इज़ारसानियाँ शुरू हो गई। वजह यह थी कि जो शाहपुर दोम था उसने चौथी सदी में मसीहों को इज़ा देना शुरू की। वजह यह थी कि उसने मसीहों पर शक करना शुरू कर दिया कि ये सल्तनत रोमा के साथ मिले हुए हैं, ये उसकी फेवर करते हैं चूँकि वो हमारे ख़िलाफ़ है। तो ये था कि जब कस्तंतीन शहनशाह ने 313 में फरमान मिलान के ज़रिए से मसीहत को सल्तनत रोमा में आज़ादी दी, तो सल्तनत फ़ारस में उनके ख़िलाफ़ इज़ारसानी का आगाज़ हुआ। तो हो सकता है, मेरे मुताबिक हो सकता है कि उन्होंने सल्तनत फ़ारस में इज़ारसानी से बचने के लिए मशरक़ का रुख किया, और मशरक़ में बल्तिस्तान का इलाका मौजूद है। तो बल्तिस्तान में बसने वाले कौन थे उस वक्त? यहाँ पर बुद्ध मत के मानने वाले थे, और बुद्ध मत के लोगों को हम यही कहते हैं कि ये बड़े अमन पसंद लोग हैं। तो उन्होंने इन अमन पसंद लोगों में बसने को तरजीह दी। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये जो क्वारदो की सलीब है, हो सकता है कि उन मसीहों ने बनाई हो। कोई कबीले ऐसे, कोई हिस्ट्री में कोई निशानात ऐसे हैं कि यहाँ कोई क्रिश्चियंस कबीले ऐसे हों? जी, यहाँ पर एक कबीले का जिक्र मिलता है, और वो है किरात कबीला। किरात कबीला ये तुर्क मंगोल कबाइल में से ये पहला कबीला है जिसने मसीहत को इख्तियार किया, और इस कबीले का सरदार 1009 में मसीही हुआ। और मसीही होने की वजह क्या थी? ये पहाड़ों में शिकार करने के लिए जाता है और वहाँ पर ये रास्ता खो देता है। ठीक है। रोया में इसको एक मसीही मुकद्दस मिलता है जो इसको राह दिखाता है। ठीक है। तो इस तरह से उसने मसीहत को कबूल किया और पूरा कबीला मसीही हो जाता है। सरदार मसीही हो गया तो कबीले ने भी मसीहत कबूल कर ली। बिल्कुल। इस कबीले ने एक बड़े मामूली से कबीले के छोटे से सरदार को पनाह दी थी, और वो पनाह जिसको दी थी उसका नाम था यसुगई। और यसुगई जो था ये तिमोजन, जिसको हम चंगेज़ खान के नाम से जानते हैं, उसका बाप था, उसका वालिद था। अच्छा। जी। तो जब मंगोलों ने सल्तनत जो बनु अब्बासिया थी उनके ख़िलाफ़ मुहिम जो शुरू की है, जंगें लड़ी हैं, तो ये मसीही कबीला भी उनके साथ ये चीन से होता हुआ, बल्तिस्तान के इलाके से होता हुआ, शाहरा रेशम से होता हुआ, ये इसने सल्तनत अब्बासिया जो बनु अब्बासिया है उसको शिकस्त दी थी। और मेरा ये एक और मैं अमकान ये पेश करता हूँ कि हो सकता है कि ये किरात कबीला जो कि मसीही था, ये बल्तिस्तान के इस इलाके में आया हो और यहाँ पर आकर उन्होंने मुनादी की हो, और कोई तल्लक उनका सलीब के साथ जुड़ा हो। ये मुमकिन हो सकता है। फादर जी, आपने रिसेंटली जहाँ पर ये सलीब पाई गई है वहाँ का विज़िट किया है, इसके बारे में थोड़ा शेयर करें। जी, इस विज़िट में मेरे साथ
मिस जेनिफर क्रिस्टीन जगजीवन, जो कि क्रिश्चियन स्टडी सेंटर रावलपिंडी की डायरेक्टर हैं, वो थी, और उनके साथ क्रिस्टोफर शरफ, जो कि क्रिश्चियन स्टडी सेंटर के एडमिन ऑफिसर हैं और सिक्योरिटी ऑफिसर भी हैं। ये मेरे साथ थे। तो हम ये तीनों की एक डेलीगेशन बनी, और इस डेलीगेशन ने फिर इस जगह का विज़िट किया था। ये किसने फैसिलिटेट किया आपको, या कैसे आप वहाँ पहुँचे, राब्ते कैसे हुए? ये एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब 14 जून को बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम ख़ान, और उनके साथ डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ज़ाकिर और फिर डॉक्टर इश्तियाक साहब, इन्होंने इस लीब को दरियाफ्त किया है, और फिर 14 जून को ये आलमी मीडिया की ज़ीनत बनी है। और फिर उसके बाद मैंने रिसर्च करना शुरू की कि क्या वाकई ये वो स्लीब है या कुछ और है। फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा, कैन दिस बी एन एंशिएंट क्रिश्चियन क्रॉस। कौन से अखबार में छपा है? ये डॉन न्यूज़पेपर में छपा। डॉन न्यूज़पेपर, इंग्लिश का है ये। जी। और उसके दूसरे दिन ही सुबह के वक्त मुझे डॉक्टर मोहम्मद नईम ख़ान साहब का फ़ोन आता है बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी से, और वो कहते हैं कि फ़ादर गुलशन, ये आपका मैंने आर्टिकल पढ़ा है, तो क्या ये हो नहीं सकता कि आप यहाँ पर आएँ, स्लीब को देखें कि ये क्या वाकई ये क्रिश्चियन स्लीब है, क्या है ये। फिर मैंने मिस जेनिफर क्रिस्टीन जगजीवन से रब्ता किया, क्योंकि वो रावलपिंडी में हैं, वो भी क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग पर वो सेंटर बहुत काम करता है। सही। तो फिर उन्होंने कहा, जी फादर जी, मैं रेडी हूँ, हम चलते हैं। और फिर हम बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी गए हैं। इस दरियाफ्त के एग्जैक्टली 1 महीने बाद, ठीक, 14 जुलाई को हम वहाँ पर पहुँचे हैं। यूनिवर्सिटी में हमारा एक सेशन हुआ है। फिर दूसरे दिन हम सुबह के वक्त हम इस मुकाम पर गए हैं जहाँ पर यह स्लीब दरियाफ्त हुई है, क्वारदो गाँव। वहाँ पर हम गए हैं, और वहाँ पर हमारे साथ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, फिर वहाँ के जो मुकामी प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ज़ाकिर थे, फिर उनके सेक्रेटरी ज़ीशान अली साहब। और फिर एक बड़ी अहम बात यह है कि उस स्लीब का जो मुकाम है उसको सिक्योर किन्होंने किया है, वहाँ की मुकामी आबादी ने। और मैं यहाँ पर उनका नाम लेना चाहता हूँ, जनाब गुलाम रसूल, जो वहाँ के एल्डर हैं, उस गांव के एल्डर हैं, उस गांव के चौधरी जिस तरह से हम कहते हैं वो हैं। उन्होंने ये कहा कि हम इसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तो मैं कैथलिक टीवी के इस स्टेज से मैं स्कर्दू के क्वारदो गाँव को, वहाँ के लोगों को, मुकामी लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनको अप्रिशिएट करते हैं जी, उनको मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस कल्चरल जो सकाफ़ती विरसा है इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, और वो इसकी अहमियत को जानते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, सारी जो मसीही पाकिस्तान में बसते हैं और दुनिया में बसने वाले मसीहों की जानिब से आपका शुक्रिया। तो वहाँ पर हम उस पहाड़ पर चढ़े हैं, जो गांव है उस गांव का नाम गुलशनाबाद है, लेकिन जो पूरी वादी है उसका, ये आपके नाम से मिलता जुलता है फादर गुलशन साहब जी। तो फिर वहाँ से तकरीबन कोई 3 किलोमीटर का रास्ता है, पगडंडियों की सूरत में आप पहाड़ पर चढ़ते हैं। सही। तो वहाँ पर पहाड़ पर चढ़कर और फिर आप उस स्लीब तक पहुँचते हैं। और ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कलवरी की पहाड़ी पर मैं चढ़ रहा हूँ। सही। तो वो स्लीब काफ़ी दूर थी और हमारे सांस भी फूले हुए थे, और बाज़ औक़ात ये भी होता था कहीं गिर ना जाए नीचे। तो लेकिन फिर भी मैं यूनिवर्सिटी के सारे स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ, उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो हमें लेकर गए हैं वहाँ पर, और फिर हमने उस स्लीब को देखा है। फादर गुलशन साहब, ये स्लीब जो है ना, क्वारदो स्लीब के नाम से मशहूर हो रही है। ये नाम इसको किसने दिया है? ये नाम
बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद नईम ख़ान ने इसको दिया है। चूँकि इसकी दरियाफ्त क्वार्दो के गांव में हुई है तो इस वजह से उन्होंने इसको क्वार्दो सलीब कहा है। अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसे हम सलीब क्वार्दो कह सकते हैं। सलीब क्वार्दो के नाम से हम इसको जानते हैं। एक पर्सनल सा क्वेश्चन है, मुझे पता है कि हिस्टोरियन जो है वो फीलिंग को एक तरफ रख के तो फिर फैक्ट्स की बात करता है। वैसे एज ए क्रिश्चियन, एज ए प्रीस्ट, आपकी फीलिंग्स क्या थी जब आपने उस स्लीब को देखा? बतौर मसीही होते हुए जब मैंने उस स्लीब को दूर से देखा, वो ऐसे स्लीब लग रहा था जैसे एक बादशाह अपने तख्त पर नहीं बैठा होता। सही। और जिस तरह से वो अपनी रियाया की देखभाल कर रहा है, इस तरह से था। और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कलवरी की पहाड़ी पर चढ़ रहा हूँ। ये बतौर मसीही होते हुए मेरी ये फीलिंग्स थी। लेकिन बतौर हिस्टोरियन वो फैक्ट्स की स्टडी है, वो कुछ और है। वो फैक्ट्स की स्टडी है। उस पर जब हम फैक्ट्स के साथ चलेंगे फिर हम किसी जब आपने इस स्लीब को देखा है, इसकी साख्त कैसी है? इसके एग्जैक्ट वज़न का तो हमें इल्म नहीं है, लेकिन जो बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी ने हमें बताया है उनके मुताबिक तकरीबन 3 से 4 टन है। लेकिन ये स्लीब बड़ा भारी है, बहुत भारी है। एक बंदा इसको हिला नहीं सकता। सही है। जब ज़मीन पर पड़ा है इसको हिला नहीं सकता। और इसकी जो लंबाई है 6 फुट और 7 इंच, जो अमूदी तौर पर, हाँ जी, अमूदन, और उफ़की तौर पर ऐसे जो है उसकी लंबाई 6 फुट और 4 इंच है। जो सामने वाला हिस्सा है इसे बड़ी खूबसूरती के साथ तराशा गया है, जबकि पिछली तरफ जो सतह है वो रफ़ है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये स्लीब नामुकम्मल छोड़ी गई है। सही। शायद खुद ही इसको छोड़ा गया है। सवाल ये पैदा होता है क्यों, अगर ऐसे छोड़ा क्यों है? तो मैं अपने बतौर हिस्टोरियन मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि उन्होंने इसको ऐसे ही इसको उल्टा इस तरह से रखा हो ताकि इस स्लीब को जो पिछली तरफ से इसको मुकम्मल किया जा सके और फिर इसको किसी पहाड़ में पेवस्त किया जा सके, जिस तरह से उस इलाके में बसने वाले, उनसे पहले बसने वाले, मसीहों से पहले बसने बुद्ध मत के जो मानने वाले थे वो अपनी मजहबी शबीहों और महात्मा बुद्ध के मुजस्समों को पहाड़ों में तराशा करते थे। अच्छा। मेरे मुताबिक ये हो सकता है। और हो सकता है कि इस सलीब को जब उल्टा रखा गया है, क्योंकि जब इसको दरियाफ्त किया गया है तो ये उल्टी सलीब हमें दरियाफ्त हुई है। जो हमवार सूरत है वो नीचे थी और जो नाहमवार है वो ऊपर थी। तो वो ऐसे लग रहा था जैसे एक मुसल्लस की सूरत में इस तरह से जो है पीछे से वो उसको इस तरह से उसको फिनिशिंग दी गई है। तो ऐसे जैसे वो एक मुसल्लस की सूरत में आसमान की तरफ नजरें गाड़े हुए हैं। सही। तो हो सकता है कि उन्होंने इसको ऐसे छोड़ा ताकि इस पर काम किया जा सके, इसको मुकम्मल किया जा सके। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि इल्म आसार कदीमा हमें बहुत सारी मुमकिनात, बहुत सारे सवालात देती है, लेकिन इनके जवाबात हमें साइंसी बुनियादों पर ढूंढना होंगे। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जी जो अभी तक एस्टैब्लिश करने वाली हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि इस पर तो अभी साइंसी तौर पर तहकीकात बाकी हैं। जी, और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप स्लीब की साख्त को देखें तो निचली तरफ जो उसकी बेस स्टेम है वो टूटी हुई है। अच्छा। तो हमें नहीं पता कि वो टूटी हुई बेस स्टेम कहाँ पर है। अगर उस निचले वो हिस्से को जो टूटा हुआ है उसको भी साथ जोड़ दिया जाए तो फिर ये अमूदन लंबी बन जाती है। हाँ जी। फिर जो रोमन क्रॉस, फिर जो लातीनी क्रॉस ये हाँ है, और या फिर ये है कि ये सुरयानी सलीब भी हो सकती है। सही। अगर ये लंबी हो जाती है तो फिर ये लातीनी सलीब है, तो फिर क्या रोम से कोई यहाँ पर आए हैं, मिशनरी आए हैं यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर इसको बनाया है। तो इनके ये सवालात बहुत सारे हैं, जवाबात हमें साइंसी बुनियादों पर ढूंढना होंगे। और फिर एक और मैं बताता चलूँ नाजरीन को कि 6वीं सदी से ये रवायत चली है कि जहाँ पर मसीही मुबल्लिगीन मसीहत का प्रचार करते थे, गवाही के तौर पर वहाँ पर सलीब गाड़ देते थे। और ये ताकि जो मुकामी लोग हैं उन्हें याद रहे कि हमें मसीहत के बारे में बताया गया है, हमें अंजील सुनाई गई है। तो हो सकता है
कि वहाँ के लोगों के लिए ये सलीब निशान छोड़ दिया गया हो। तो लेकिन एक और चीज़ मैं समझता हूँ कि मौरख़ीन के लिए ज़रूरी है कि ऐसी ही सलीबों की दरियाफ़्त करें, लेकिन मगरब में नहीं, मशरक़ में। ठीक है। और इसके लिए जो जहाँ पर इन्होंने मशरक़ में तलाश करना है, कदीम सल्तनत फ़ारस में, आर्मीनिया में, या वस्ती एशिया में, सुगद में, चीन में या मंगोलिया में, ये वो मकामात हैं जहाँ पर हमें तकरीबन 5वीं सदी से मसीहत के आसार मिलते हैं। तो वहाँ पर हो सकता है कि ऐसी सलीबें पाई जाएं। आपने फ़ादर जी हिस्टोरिकली, तारीख़ी तौर पर इस खित्ते में होने वाले वाक़यात को और आसपास के इलाक़ों और सल्तनतों को जोड़ा है। क्या मुमकिन है कि इसके अलावा भी, चूँकि फ़ारस में मसीही लोग रहते थे, बल्कि उस वक्त तो कोई बादशाह भी मसीही थे, कि उस वक्त ये मूवमेंट ऐसी हुई हों, उस वक्त कुछ लोग ऐसे हों जो इस तरफ आए हों? जी, जैसे मैंने बताया कि सल्तनत फ़ारस में जब मसीहों पर इज़हार सानी हुई तो हो सकता है कि वहाँ से मूवमेंट इस तरफ हुई है। उस वक्त भी हो सकता है कि सल्तनत फ़ारस में बसने वाले मसीहों ने मशरक़ का रुख किया हो। सही। तो 7वीं सदी में हो सकता है कि मसीहत क्वार्दो के गांव में, बल्तिस्तान के इलाके में, या तिब्बत का इलाका है, वहाँ पर पहुँची, क्योंकि शायर रेशम तो इस तरफ चल रही है इस पूरे खत्ते में। और ये वाहिद एक रास्ता था जहाँ से बिज़नेस भी होती थी, लोगों का आना जाना भी था। सो शायद काफ़लों के साथ, शायद बिजनेसमैन के साथ, या इन लोगों के साथ जिनकी मूवमेंट इधर थी, कि क्रिश्चियन वहाँ से भागकर इस तरफ आए हैं। जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और एक ये भी बात बड़ी अहम है कि जब इज़हार सानी का दौर सल्तनत फ़ारस में इख्तिताम पजीर होता है तो फिर मसीहत एक और अरूज पाती है। ठीक है। और मसीहत जो हुकूमती हुकाम हैं उनके हलकों के अंदर तक जाती है। तो कुछ जो एम्परर्स थे सल्तनत फ़ारस के, वो बादशाह जो थे वो खुफिया तौर पर मसीही हो चुके थे। ठीक है। चंद की जो बीवियां थीं, उनके बेटे थे, वो मसीही हो चुके थे। ठीक है। और एक शख्स का नाम मैं लेना चाहता हूँ, उसको 620 में उसको कत्ल कर दिया गया, शहरबराज। ये शहरबराज ये सिपा सलार था। उसने जब सल्तनत फ़ारस के तख्त पर विराजमान हुआ है तो वो मसीही के तौर पर, एक मसीही होने के तौर पर जाना जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि सल्तनत फ़ारस में एक वक्त ऐसा भी था कि अवामी सतह पर मसीही जाना जाने वाला बंदा सल्तनत फ़ारस के तख्त पर बैठा हुआ था। सो उसी दौर में भी मुमकिन है, ये हो सकता है कि उस दौर में भी मसीहत इस तरफ फैली हो। फिर एक और चीज़ जो है वो मुमकिन हो सकती है कि क्योंकि जो सल्तनत फ़ारस का इलाका है, जो जज़ीरा नमा अरब है, यहाँ पर राहब खानों का जाल था। ठीक है। राहब खाने थे। यमन का बादशाह मसीही हो चुका था। ठीक है। बहरीन जो था वहाँ पर हमें राहब खाने मिलते हैं। ठीक है। और ओमान का इलाका जो है, यहाँ पर मसीहत थी। और यहाँ पर जो कुछ इलाके तो ऐसे थे, मेजॉरिटी जो थी मसीहत की थी। सही। और इस्लाम से पहले जो अरब का इलाका था, यहाँ पर मसीही कबीले थे। बिल्कुल। और फिर ये जो राहब खानों का जो नेटवर्क है, ये सिर्फ जज़ीरा नमा अरब तक नहीं, बल्कि ये सल्तनत फ़ारस के मशरक़ तक फैला हुआ था। और जो बल्तिस्तान का इलाका है, बल्तिस्तान के शुमाल में हमें पुराने सगस्तान और सजिस्तान ये इलाके हमें मिलते हैं। और फिर इसमें खरासान का इलाका है, वो हमें मिलता है। और वहाँ पर भी मसीहत की मौजूदगी के बड़े आसार मिलते हैं, बहुत ज़्यादा आसार मिलते हैं। तो क्या पॉसिबल है कि ये जो राहब खाने थे, राहब उन दिनों में बड़े मिशनरीज भी थे, इनका मजाज बेशक राहब खाने के अंदर की ज़िंदगी थी, लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे भी राहिब जमायतें हैं जिनके अंदर मिशनरी स्पिरिट भी पाई जाती है। जी बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि ये राहब खाने जो बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान का जो सूबा है, उसके शुमाल में इर्द गिर्द हमें मिलते हैं। तो हो सकता है कि वहाँ से राहब जो हैं यहाँ पर प्रीचिंग के लिए, मुनादी के लिए आए हों। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि
यहाँ पर एक यहूदी तारीखदान जिसका नाम बेंजामिन है, बेंजामिन ऑफ तुदैला उसे कहा जाता है, 10वीं-11वीं सदी में जब ये इस राह से गुज़रता है तो वो इन इलाकों में जो बल्तिस्तान के शुमाल के इलाके हैं वहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर मसीही बहुत सारे बसते हैं और कहता है कि यहाँ पर 5 गांव हैं और उन 5 गांव में मसीही बसते हैं। सो ये तो हिस्टोरिकली एक एस्टैब्लिश चीज़ है, ये फैक्ट है कि बल्तिस्तान के शुमाल के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर मसीही मौजूद थे। फिर हम 14वीं सदी में देखते हैं कि 14वीं सदी में फ्रांसिस्कन यहाँ पर आते हैं। फ्रांसिस्कन्स ने ये बल्तिस्तान से होकर गुज़रे हैं, कुछ ने बल्तिस्तान के अंदर से ये होकर जो मेनलैंड तिब्बत है वहाँ पर गए हैं। जेज़ुइट मिशनरी 17वीं सदी में यहाँ पर दाखिल हुए हैं तिब्बत के इलाके में, और पुर्तगेज़ी एक जेज़ुइट फादर अंतोनियो दी अंदराद और ब्रदर मानुएल मार्कस, ये शहंशाह जहांगीर के दौर में तिब्बत में दाखिल होते हैं और ये तिब्बत में माना पास से दाखिल होते हैं जो हिंदुस्तान के जनूब में वाक़ है। और फिर मगरबी तिब्बत के बादशाह ने जो गूगे का एक मुकाम था, जो कैपिटल था, वहाँ पर इनका बड़ा पुरतपाक खैर मकदम किया था, इस्तकबाल किया था। और गूगे के बादशाहत के दारुल-हुकूमत स्पारंग में 1625 में मिशनरियों ने कैथोलिक मिशन की बुनियाद रखी थी। सही। और फिर वहाँ पर बादशाह ने मिशनरियों के लिए एक गिरजाघर और क़याम के लिए घर बनाने की इजाज़त दी थी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ईद पाशका के रोज़ 12 अप्रैल 1626 में तिब्बत में पहला गिरजाघर बना था और उस गिरजाघर का नाम था हमारी खातून उम्मीद, आवर लेडी ऑफ होप। तो 12 लोगों ने मसीहत को कबूल किया और 12 लोगों में जिन्होंने मसीहत को कबूल किया उनमें उसकी वहाँ की मलका भी शामिल थी। यहाँ पर जो मिशन है जेज़ुइट्स ने इनको ख़त्म करना पड़ा क्योंकि 1630 में जो लद्दाख का बादशाह था उसने इस पर हमला किया, इस बादशाहत पर। तो यहाँ के बादशाह को कैदी बना लिया, गिरजाघरों को मसमार कर दिया, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और फिर जो मिशनरी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर उन्हें ली के मुकाम पर भेज दिया गया। फिर जब दोबारा मिशनरी वापस आना चाहते थे, जब उन्होंने वापस आया देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो गिरजाघर तो तबाह हो चुके हैं। तो फिर उन्होंने स्पारंग के मिशन को ख़त्म किया और फिर ली में ही उन्होंने अपने मिशन को जारी रखा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो जेज़ुइट काहिन थे, इतालवी काहिन फादर हिप्पोलितो देज़िदेरी, इसको भेजा गया तिब्बत में ताकि इस मिशन को दोबारा शुरू किया जा सके। उसने तिब्बती ज़बान, तिब्बती कल्चर, तिब्बती मज़हब जो बुद्ध मत था उसके बारे में तालीम हासिल की, उसने सीखा। सही। और लोगों की बुदोबाश के बारे में सीखा। और फिर उसने 3 वॉल्यूम पर एक मुश्तमिल एक किताब भी लिखी जिसमें उसने सारे अपने तजर्बात शेयर किए थे। लेकिन फिर इसके बाद फादर देज़िदेरी को वापस बुला लिया गया 1721 में और फिर इस तरह से ये तिब्बत मिशन जो था जेज़ुइट्स का वो इख्तिताम पजीर हुआ। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो जेज़ुइट मिशनरियों ने अंजील की मुनादी की थी, जो मसीही बने थे, हो सकता है उनमें से कुछ मसीही हों जो बल्तिस्तान पहुँचे हों और यहाँ पर आकर क्वार्दो की वादी में उन्होंने आकर मुनादी की हो। तो हो सकता है कि ये सलीब उनसे मुंसलिक हो जाए। फादर जी, आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या वहाँ की मकामी यूनिवर्सिटियाँ या पाकिस्तान की तालीमी डिपार्टमेंट्स जो हैं इस पर कोई फर्दर रिसर्च करने का इरादा रखते हैं? कोई ऐसा इल्म है आपके बारे में, क्योंकि आपकी मुलाकात हुई है उनसे? जी बिल्कुल। जो बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी है वो इसी समत में जा रही है और उन्होंने यूरोपियन यूनिवर्सिटी के साथ रब्ता किया है, वो कैथोलिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ रब्ते में हैं, चाहे वो यूरोप में हों या अमेरिका में हों। और आसार कदीमा के माहिरीन वो यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन चूँकि कोविड-19 की वजह से
अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस वजह से वो नहीं आ सकते, लेकिन ज़रूर है कि ये दरवाज़े खुले हुए हैं। और बल्तिस्तान की जो किकवारदो वादी में जो सलीब की दरियाफ्त हुई है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी और मगरबी मुहक्किकीन के दरमियान ये एक पुल का किरदार अदा करेगी, ये इल्मी तहकीक में। फादर जी, वैसे ही मेरा इंटरेस्ट है, ये पाकिस्तानी कलीसिया के लिए इस सलीब की दरियाफ्त और इसकी मौजूदगी ईमानी लिहाज से क्या मानी अपनाएगी? अगर तो ये सलीब है तो ईमानी तौर पर तो ये मसीहों के लिए एक बहुत ही हौसला अफजा बात होगी कि मसीहत ये नहीं कि ये जब यूरोपियन यहाँ पर आए हैं उस वक्त मसीहत आई है, बल्कि मसीहत इस्लाम से पहले यहाँ पर मौजूद थी। और हम रवायात में देखते हैं कि मुक़द्दस तोमा रसूल इस इलाके में आए हैं और उन्होंने भी मसीहत का प्रचार किया है। तो मसीहत जो हमारे पास है, ये मसीहत यहाँ की मकामी मसीहत है, ये बाहर से इंपोर्ट की हुई नहीं है, मकामियत का रंग ले लेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ख़वातीन व हज़रात, मैं रेवरेंड फादर गुलशन बरकत का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इतनी ज़बरदस्त हिस्टोरियन बनकर तारीख़ी मालूमात हमें दी हैं। मुझे खुद बहुत सारी इन चीज़ों का नहीं पता था जो आज मुझे आपकी वसासत से मिली हैं, और मैं फादर जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज पाकिस्तानी तारीख़दान, ख़ासकर कलीसिया का और मसीहत का तारीख़दान होते हुए बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन की है, ना सिर्फ इस सलीब के वाले से बल्कि पूरी बैकग्राउंड देकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में, चूँकि आप अभी एक टीम का हिस्सा बन गए हैं, कि आपके साथ एक दिन जब इसकी सारी सच्चाई तस्दीक हो जाएगी तो आपका नाम भी उस ज़बरदस्त टीम में लिखा जाएगा, और हम आज ही आपको, आपकी खिदमत को सल्यूट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फादर। ख़वातीन व हज़रात, गिलगित बल्तिस्तान के इस खित्ते में वादी कवारदो में दरियाफ्त होने वाली ये सलीब वाकई सलीब है कि नहीं, अभी ये तस्दीक होना बाकी है। लेकिन एक शुरुआत हुई है, अभी इस पर साइंसी तौर पर तजर्बात किए जाएंगे और फिर इसकी सच्चाई को, इसकी हकीकत को तस्दीक किया जाएगा। अगर ये वाकई साबित हुआ कि ये सलीब है तो फिर मसीहों की मकामियत की भी तस्दीक हो जाएगी कि ये सिर्फ 100 या 200 साल की बात नहीं, ये यहाँ बहुत सारे मज़ाहिब के आने से पहले मसीही लोग यहाँ मौजूद थे, और हमारा ईमान इससे एक नया मोड़ भी लेगा। हमारी मसीही ईमान की तारीख़ भी एक नया मोड़ लेगी और हम अपने ईमान में और मजबूत हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू।